हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखेंगे लेटर मुगल्स। ओके, मीन्स उत्तर मुगल काल। आज जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उत्तर मुगल काल, जो मुगल 1526 में बाबर के नेतृत्व में भारतवर्ष पे जिन्होंने पूरा पताका फहराया था अपना, और जो कई जनरेशन्स तक इन्होंने राज किया। उत्तर मुगल काल में जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसमें मेन चीज है उत्तर मुगल काल में वो ये है कि जब औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 4 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो जाती है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद जो है कोई भी एक उस तरह का शासक नहीं आ पाता है जैसा शासक जो बाबर था, या हुमायूं था, या अकबर था, या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जो एक तरह से जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे जिन्होंने कब्जा किया था और जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम थी, वो उस तरह के शासक जो है यहाँ पे नहीं मिल पाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में। ठीक है, तो औरंगजेब के जो थे वो 3 बेटे थे औरंगजेब के। ठीक है, जिसमें बहादुर शाह वन जो था, ठीक है, जिसका नाम मुअज्जम था। और बाकी जो उसके बेटे थे आजम शेख एंड काम बख्श। तो मुअज्जम जो था वो उसने मतलब कि एक बेटों को लेकर आपस में, मतलब सत्ता को लेकर एक लड़ाई शुरू होती है। और जो बहादुर शाह वन जो था, जिसका नाम मुअज्जम था, वो बाकी 2 भाइयों से लड़ाई करता है। और लड़ाई करने के बाद फाइनली जो है मुअज्जम की जीत हो जाती है। जब मुअज्जम यहाँ पे जीत जाता है तो फिर वो बहादुर शाह वन के नाम से 65 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 65, ये जो है दिल्ली की सत्ता पे बैठता है। ठीक है, और जब बहादुर शाह, इसका जो मूल नाम मुअज्जम था, इसने मतलब कि इसे जो है, इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक जजाऊ का युद्ध, इसने लड़ाई लड़ा एक जजाऊ का युद्ध, जो आजम के साथ इसने लड़ा था। आजम के साथ इसने लड़ा जजाऊ का युद्ध। और दूसरा युद्ध जजाऊ जो है आगरा के पास ही है। और जो दूसरा इसने युद्ध लड़ा था मोहम्मद काम बख्श के साथ, जो बीजापुर में, जो कर्नाटक में, आज के डेट में कर्नाटक में है, बीजापुर में इसने वो युद्ध लड़ा था काम बख्श के साथ। और उसके बाद जो है मुअज्जम युद्ध युद्ध जीत जाता है, और उसके बाद जो है ये बहादुर शाह वन के नाम से 1707 में गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो बहादुर शाह ऑल्सो नोन एज ए मोहम्मद मुअज्जिम, सो इसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। और ये राजा बनता है 65 की एज में। ठीक है, और ये ड्यू टू पेसिफिस्ट पॉलिसी, ये एक सहिष्णु शासक था। ठीक है, ये मतलब कि ये बात जो है कफी खान ने बोली है। कफी खान ने बोली है कि ये जो है एक सहिष्णु शासक था। हिस्टोरियन कफी खान ने इस बात को बोला है कि एक सहिष्णु शासक था। और इसको जो है साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसके जो पिता थे औरंगजेब, उनका राजपूतों के साथ और बाकी जो भारत के जितने भी राजा थे उनके साथ वो उसके अच्छे संबंध नहीं थे। वो बाकी राजाओं के साथ जो औरंगजेब था वो एक मतलब कि जो उसका था कि मतलब कि भारत में इस्लामीकरण होना चाहिए। और हिंदू राजाओं को उतना वो मतलब कि मतलब एक पीसफुल उसके रिलेशन नहीं थे, चाहे मराठा हो चाहे राजपूत हो। औरंगजेब के किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे जो है एक साहेब बेखबर का नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, जो बहादुर शाह वन था, इनका मतलब कि रिलेशन जो था और राजपूतों के साथ ही बहुत पीसफुल रहा। ठीक है, और इन्होंने साहू को भी रिलीज कर दिया था। ठीक है, बहादुर शाह वन ने, जो मतलब कि साहू, जो मतलब कि सन ऑफ संभाजी, जो संभाजी के मतलब कि पुत्र थे साहू। और जो शिवाजी के ग्रैंडसन थे, ये साहू जो थे शिवाजी के ग्रैंडसन थे। इसने उन्हें क्या किया कि छोड़ भी दिया था और डेक्कन भेज दिया था। ठीक है, तो यही मतलब कि जो बहादुर शाह वन जो है, इसे जो मेन क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में अब तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल में या बैंक के एग्जाम में, किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है।
या औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में किसने मुगल सत्ता को दिल्ली में संभाला? तो वो था जिसने संभाला दिल्ली के मुअज्जम था, जिसका नाम बहादुर शाह वन था। और ये 1707 से लेके 1707 से लेके 1712 तक इसने दिल्ली की गद्दी पे राज किया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें अगले शासक के बारे में। अगला शासक जो है जहांदार शाह, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो सबसे मतलब कि उतना योग्य शासक नहीं था, ये सबसे कम मतलब कि योग्य था मतलब कि सत्ता में आने के लिए। ठीक है, मगर क्या हुआ कि उस समय एक जुल्फिकार खां करके एक व्यक्ति था जिसने इसको सपोर्ट किया, जहांदार शाह को। और उसी के सपोर्ट से ये ईरानियन ग्रुप, उस समय जहांदार शाह के समय क्या हुआ था, 3 ग्रुप में जो है सत्ता वहां पे बट गई थी दिल्ली सल्तनत में। एक ईरानी ग्रुप था, दूसरा जो था तुरानी ग्रुप, जो टर्क वगैरह टर्की के लोग जो थे, तुरानी ग्रुप था। और तीसरा जो था यहाँ पे हिंदुस्तानी, इंडियन मुस्लिम, राजपूत एंड अदर्स। तो जो हिंदुस्तानी जो थे वो भी थे। यहाँ 3 तरह के ग्रुप जो था यहाँ पे बना हुआ था। तो जो जुल्फिकार खां था वो मतलब कि ईरानी ग्रुप से था। ठीक है, और जुल्फिकार खां जो था उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर लूंगा राजा बनने के लिए। और जब जहांदार शाह राजा बन गया, ठीक है, तो जुल्फिकार खां को यहाँ पे वजीर बनाया गया। वजीर जो होता है वो प्रधानमंत्री के लेवल का ही मतलब कि एक राज दरबारी होता है, और ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था उस समय। ठीक है, तो जहांदार शाह जो है यहाँ पे जो है इसके मदद से ये बन जाता है। और जहांदार शाह को जो है कहा जाता था लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को जो है, जैसे मैंने बताया था कि बहादुर शाह वन जो मुअज्जम था इसको कहा जाता था साहेब बेखबर। ठीक है, बहादुर शाह को। उसी तरह से जहांदार शाह को जो है वो कहा जाता है लंपट मूर्ख। इसको कहा जाता है लंपट मूर्ख। ठीक है, इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और ये इसने ज्यादा दिन तक ये राज नहीं कर पाया दिल्ली की सल्तनत पे। ये 1712 से लेके 1713 तक ही ये मतलब दिल्ली की सत्ता में ये बैठ पाया। ठीक है, और वहां राज कर पाया। जहांदार शाह ऑनर्ड राणा जय सिंह ऑफ अंबर विद द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा एंड अपॉइंटेड हिम एज ए सूबेदार ऑफ मालवा। तो इसने जो जहांदार शाह जिसने क्या किया, राणा जय सिंह को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। ठीक है, और इसके बारे में एक और भी बात है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आता है उतना। ये मतलब एक लाल कुंवर नाम की एक स्त्री थी जिसके ऊपर इसके कुछ प्रेम प्रसंग हैं। ठीक है, और जैसे नूरजहां जो थी वास्तविक सत्ता का सुख भोग रही थी मतलब कि जहांगीर के टाइम में, तो लाल कुंवर जो थी वही मतलब कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी। ठीक है, तो यही जहांदार शाह के बारे में कुछ ज्यादा सवाल नहीं आता है। हाँ, नेक्स्ट जो किंग था फरुख सियर। ठीक है, जिसने 1713 से लेके 19 तक दिल्ली की सल्तनत पे बैठा। जहांदार शाह के बाद वहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फरुख सियर से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फरुख सियर जो है इसको मतलब कि जाना जाता था घृणित कायर के नाम से। इसको जाना जाता था घृणित कायर के नाम से। ठीक है, घृणित कायर के नाम से इसे जाना जाता था। और ये 1713 से लेके 1719 तक इसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया। और इसका मर्डर जो है जहांदार शाह के मर्डर के बाद फरुख सियर ही यहाँ का राजा बनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फरुख सियर के टाइम में एक सैयद ब्रदर्स थे। ठीक है, फरुख सियर के टाइम में एक सैयद ब्रदर्स थे। सैयद ब्रदर्स जो थे कुख्यात लोग थे। इनका काम ही था मतलब कि किसी को आगे खड़ा करके राजा बनाना, और जो 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 एग्जिस्टिंग जो अभी रनिंग किंग है उसको मार दो और फिर नए को राजा बनाओ। और उस जब राजा ये बन जाता था इसका आदमी सैयद ब्रदर्स का, तो ये क्या करते थे सैयद ब्रदर्स, ये एक वजीर बन जाता था, और एक बन जाता था मीर बख्शी। एक सेनापति बनता था और एक प्रधानमंत्री बनता था। ठीक है, तो फरुख सियर के टाइम में क्या हुआ कि 2 ब्रदर थे, मैंने बताया था सैयद ब्रदर्स। एक का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था, और हुसैन अली।
ठीक है ना, हुसैन अली जिसको मीर बख्शी बनाया गया था, अब्दुल्ला खान जिसको वजीर बनाया गया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी आता है सारे एग्जाम में, वो एसआई का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, जो फर्रुख सियर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये है, जो 1717 में, ठीक है, इसने परमिशन ग्रांट की थी, ग्रांटेड परमिशन इन 1717 टू मेक इंग्लिश ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, डेक्कन एंड गुजरात ऑन पेमेंट ऑफ ए फिक्स सम्स एनुअली टू द लोकल अथॉरिटी। तो फर्रुख सियर ने जो सबसे मतलब कि इसने क्या किया था, अंग्रेजों को परमिशन दे दिया कि आप एक एनुअली पेमेंट करो और उस पेमेंट के बाद आप जो है यहाँ पे टैक्स फ्री बिजनेस कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उस समय शायद जॉन सरमन जो आए थे उन्हीं के मतलब कि उन्हीं के साथ ये करार हुआ था। और 1717 में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है कि किसने जो है अंग्रेजों को ड्यूटी फ्री, ओके, ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन दिया था, तो वो दिया था फर्रुख सियर ने, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, ये फिक्स, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जो फर्रुख सियर से रिलेटेड है, ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है फर्रुख सियर के बारे में, ठीक है। और फर्रुख सियर और जो ये मतलब कि मोहम्मद शाह, इनके बीच में एक और भी राजा आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था रफी उद्दरजात, रफी उद्दरजात, और एक था रफी उद्दौला, ठीक है, रफी उद्दरजात। ये 1719 में ही, ये आपने देखा होगा यहाँ पे कि जो फर्रुख सियर है वो 1713 से लेकर 1719 तक ये किंग बनता है, ठीक है। लेकिन 1713 से 1719 के बाद जो है डायरेक्ट ये नहीं आता है मोहम्मद शाह, इनके बीच में दो और राजा आते हैं, ठीक है। एक का नाम था रफी उद्दरजात और दूसरे का नाम था रफी उद्दौला, ठीक है। ये दोनों आते हैं, दोनों भाई, और ये दो किंग आते हैं, और ये दोनों किंग हैं जो ये आते हैं, मतलब कि ये इनको भी मतलब कि राजा कौन बनाता है, वही जो सैयद ब्रदर्स थे, जो सैयद ब्रदर्स थे वही इनको राजा बनाते हैं, ठीक है। उन्हीं के हेल्प से ये रफी उद्दरजात राजा बनता है। लेकिन रफी उद्दरजात जो था, इसको टीबी की बीमारी थी और टीबी की बीमारी होने के कारण इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, रफी उद्दरजात की। और उसके बाद क्या होता है, जो इसका अगला जो रहता है रफी उद्दौला, उसको भी कुछ बीमारी रहती है और वो 1719 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मारे जाते हैं, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी थी इनकी, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला, रफी उद्दौला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के बीच में कौन राजा बना था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला ये दोनों जो हैं वो राजा बनते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अभी हमने पढ़ लिया है फर्रुख सियर के बारे में, रफी उद्दरजात के बारे में पढ़ लिया है हमने, और फिर रफी उद्दौला के बारे में पढ़ लिया है हमने। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि 1717 में एक शाही फरमान होता है, ठीक है, जिस शाही फरमान में क्या होता है कि अंग्रेजों को जो है ये परमिशन दे दी जाती है कि आप जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरा इनका ये है। और 1716 में क्या होता है, बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ये फर्रुख सियर के टाइम में ही होता है। ये फर्रुख सियर के जो 1713 से लेके 1719 का कार्यकाल था, कार्यकाल नहीं जो इनका शासनकाल था, उसमें 1716 में बंदा बहादुर को फांसी की सजा दे दी जाती है फर्रुख सियर के द्वारा, ठीक है। और जय सिंह को सवाई की उपाधि, राजा जय सिंह जो होते हैं इनको सवाई की उपाधि जो है इसी के द्वारा दी जाती है। और मैंने बताया ही था कि रफी उद्दरजात जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है टीबी बीमारी के कारण। और रफी उद्दौला जो है इसकी बीमारी पेचिस एक बीमारी होता है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए
क्या होता है कि यहाँ पे आइए हम इसको और डिटेल में देखते हैं। फर्रुख सियर को भी राजा कौन बनाते हैं? सैयद बंधु। ठीक है, वही सैयद बंधु जिसको मैंने बताया था, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम था हुसैन खां है। हुसैन खां है। ये जो है ये वजीर बनता है, ये जो है ये वजीर बनता है। और ये हुसैन खां ये क्या बनता है? हुसैन खां जो है ये बन जाता है आपका मीर बख्शी। मीर बख्शी मतलब होता है कि सेनापति, सेनापति। ठीक है, मुगलों के जो सेनापति होते उनको मीर बख्शी, जो मतलब सैन्य कार्यों को देखते थे उनको मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। रफी दर्जात हमने पढ़ लिया, रफी दौला पढ़ लिया। अब जो अगला चीज है यहाँ पे, अभी जो सैयद बंधु थे वो किंग मेकर बन जाते हैं और प्रीवियस राजा को मारते हैं और फिर नए राजा को राजा बनाते हैं। अब जो है अगला चीज हमें देखना है मोहम्मद शाह के बारे में। ठीक है, तो जो मोहम्मद शाह के बारे में जो अगली चीज देखनी है, ये जो 1719 से लेके 1748 तक ये राज करते हैं मोहम्मद शाह। ये इन्हें मतलब कि एक अलग टाइप के एक किंग थे, जो मतलब एक भोग विलास में ये डूबे रहते थे। मतलब कि इनको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, म्यूजिक का शौक रहता है, महिलाओं का शौक रहता है, दारू का शौक रहता है, तो ये शराब का शौक रहता है, इन चीज़ों का शौक रहता है इन्हें। और इसीलिए इन्हें कहा जाता है रंगीला। इनका नाम ही दिया गया था रंगीला। ठीक है, एंड इसने क्या किया था, मोहम्मद शाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। जो सैयद बंधु थे, जो मतलब कि फर्रुख सियर को राजा बनाया, फिर उसके बाद दर्जात उद्दौला इन सब को राजा बनाया, उसके बाद वो राजा को मार देते थे, फिर नए राजा को लेके आते थे। जब वो देखते थे कि उनकी चल नहीं पा रही है तो यही काम करते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसने सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया 1920 में। कहा कि यार ये तो मेरे साथ भी वही काम करेगा जो पहले करता था। तो 1920 में इसने क्या किया कि सैयद बंधु को ही मरवा दिया मोहम्मद शाह ने। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने एक और काम किया था, इसने जजिया जो होता है उसको उसने हटवा दिया था। ठीक है, जो जजिया जो है उसने उसको हटवा दिया था। और मोहम्मद शाह के टाइम में एक और चीज हुआ था। ठीक है, ये जितने भी मतलब कि उस समय की जो मतलब छोटे छोटे शासन थे, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल इंपेयर। ठीक है, डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो जैसे उसमें जितने भी छोटे छोटे मतलब कि ये थे, अवध हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, फिर से हैदराबाद हो गया, फिर से कर्नाटक हो गया। ओके, इन सारे क्षेत्रों में जितने भी इंडिपेंडेंट मतलब कि राजा खुद बनने लगते हैं। यहाँ पे शहादत खां बनता है। ठीक है, फिर से बंगाल में जो है मुर्शीद मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में यहाँ पे इंडिपेंडेंट शासन हो जाता है। फिर सदातुल्ला खां जो है वो हैदराबाद चिनकी सॉरी हैदराबाद में जो है चिनकिली खां, ओके, ये हैदराबाद में राजा बन जाता है। फिर कर्नाटक में जो है सदातुल्ला खां, ओके, ये राजा बनता है। तो ये सारी जगह पे क्या होने लगता है कि इंडिपेंडेंट जो है राजा बनने शुरू हो जाते हैं। जितने भी जगह हैं इन सारी जगहों पे जो है इंडिपेंडेंट जो है राजा बनना शुरू हो जाते हैं मोहम्मद शाह के टाइम में। ठीक है, तो मोहम्मद शाह का जो 1719 से लेके 1748 तक जो पूरा मतलब एक शासन काल रहा है, इसमें द नोटेरियस वजीर ऑफ मोहम्मद शाह वाज सदात खां फर्स्ट नवाब ऑफ द अवध। ठीक है, तो ये एक वजीर रहता है मोहम्मद शाह के, सदात खां, ये बनता है अवध का, ये बन जाता है मतलब कि वहाँ का राजा बन जाता है। और एक और चीज है इसमें, इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा गया है। और सैयद बंधुओं का पतन इन्हीं के कार्यकाल में होता है। ठीक है, और नादिर शाह द इन्वेजन ऑफ पर्सियन रूलर नादिर शाह इन 1739, जो नादिर शाह जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका भी आक्रमण 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम में ही होता है। ठीक है, और नादिर शाह जो है भारी मात्रा में यहाँ पे लूट मार मचाता है दिल्ली के इलाके में। ठीक है, और यही नहीं, नादिर शाह क्या करता है कि जो यहाँ पे
जो मतलब कि कोहिनूर हीरा था, ठीक है। तो नादिर शाह जो कोहिनूर हीरा था, और एज वेल एज जो तख्ते ताज जिसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसको बोलते थे मयूर सिंहासन, ओके, उसको भी लेके चला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि वो लास्ट शासक कौन था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था या पीकॉक थ्रोन पे बैठा था, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। तो तख्ते ताश एंड कोहिनूर डायमंड दोनों नादिर शाह ही लेके चला जाता है, ठीक है। एंड Muhammad Shah, he was defeated by the Nadir Shah in the Battle of Karnal in 13 फरवरी 1739, ठीक है। और उसमें होता क्या है, जो सदात खां था ना, ये सहात खां जो मतलब कि अवध का जो नवाब बना था, ठीक है। तो वजीर सदात खां हु इज इन कोलिजन विथ नादिर शाह, एंड इसी ने इनवाइट किया था नादिर शाह को कि आप आइए और दिल्ली पे आक्रमण कीजिए, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब दिल्ली में इन्वेड करता है तो फिर नादिर शाह क्या करता है, इसी से पैसा मांगने लगता है। जिस शहादत खान ने बुलाया था नादिर शाह को कि आप आइए भारत पे आक्रमण कीजिए और यहाँ पे आके आप मोहम्मद शाह को हराइए, ठीक है, बाद में उसी से पैसे मांगने लगता है। इससे क्या होता है कि नादिर ये जो शहादत खान था ये सुसाइड कर लेता है, ये जो है ये सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया साहद खां को। और पेशवा बाजीराव वन जो था 1737 में, इन्हीं के टाइम में दिल्ली में इन्वेड किया था। मेन जो यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में, जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें बस एक ही है कि इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसने क्या किया था कि 1720 में जजिया को विड्रॉ कर लिया था, जजिया जो कर था उसको विड्रॉ कर लिया था। और वो मतलब कि इसलिए विड्रॉ किया था क्योंकि उस समय जो वहां पे मतलब कि सवाई जय सिंह जो जयपुर के राजा थे, उनके कहने पे इसने ये काम किया था, जिसने जिसको औरंगजेब ने ऑलरेडी 1689 में मतलब कि इम्पोज किया था, उसको इसने हटा दिया था। और और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके इसके टाइम में 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और ये लास्ट रूलर था, ये लास्ट रूलर था जिसके टाइम में पीकॉक जो मयूर सिंहासन था और कोहिनूर डायमंड था जो नादिर शाह यहां से लेके चला गया, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया मोहम्मद शाह के बारे में। और अहमद शाह, अब मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है ये जो सन था मोहम्मद शाह का, अहमद शाह हुआ सन ऑफ द मोहम्मद शाह, वाई वेरी वीक रूलर, ठीक है, बहुत ही मतलब कि एक वीक रूलर रहता है। और इसकी माँ जो रहती है उसका उसी के हैंड में एक खेलता रहता है जिसका नाम था उधम बाई, उधम बाई, ओके। वही मेनली जो है वो मतलब गवर्नमेंट वगैरह चलाती है। तो इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं अहमद शाह से। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मतलब कि उत्तर मुगल काल में जो है फर्रुख सियर से है कि 1717 में उसने कंपनी को लाइसेंस दे दिया बिजनेस का। और ये जो अभी हमने अहमद शाह के बारे में पढ़ा था, इसके टाइम मोहम्मद शाह के बारे में, इसके टाइम में जो क्या होता है कि नादिर शाह का आक्रमण होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अहमद शाह के टाइम में क्या होता है कि 1748 में पहली बार 1748 में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली जो होता है वो अटैक करता है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे अटैक करता है और उसके बाद जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे लूट मार मचाता है। और यहाँ से उसने सुना था नादिर शाह, एक्चुअली नादिर शाह से उसने सुना था यहाँ पे काफ़ी धन है तो हम यहाँ से लूट सकते हैं। तो वो भी लूट के मतलब कि उसके मन में यही रहता है कि मुझे लूटना है यहाँ से धन, ओके। और उसके बाद जो है यहाँ से काफ़ी मात्रा में वो धन लूट के ले जाता है अहमद शाह अब्दाली। और पहली बार जो उसका इन्वेजन होता है वो अहमद शाह के टाइम में ही होता है, ठीक है। और 1748 से लेके 54 तक इसका मतलब कि पूरा का पूरा शासनकाल रहता है। और आलमगीर टू, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आलमगीर टू आता है। आलमगीर टू वाज द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम 3 जून 1754 टू 1759। ही वाज द सन ऑफ द जहांदार शाह, उस जहांदार शाह का सन रहता है आलमगीर द्वितीय। और प्लासी का युद्ध जो होता है, जो प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है
कि प्लासी की लड़ाई में दिल्ली में कौन शासक था। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई के समय में आलमगीर टू जो है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो लड़ाई हुआ था कौन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो प्लासी की जो लड़ाई होती है उस समय जो है 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई होती है के समय मुगल बादशाह जो था वो आलमगीर टू था। ठीक है, तो आलमगीर टू से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट की जो क्वेश्चन आएगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहांदार शाह, आलमगीर टू, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अहमद शाह के टाइम में अहमद शाह अब्दाली आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर से मोहम्मद शाह के टाइम में जो है नादिर शाह आया था, वो डायमंड ले गया था। इसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में ड्रिल कर जाएगा। उसके बाद जो है आप आराम से एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, और बेहतर हो आप इन सब चीजों को एक बार एक नोटबुक में या एक कॉपी में इसको लिख लें अच्छे से। ठीक है, शाह आलम टू, या बार बार इस वीडियो को देखते रहें। अगला जो है वो शाह आलम टू आता है। ठीक है, मुगल एम्परर एंड सन ऑफ आलमगीर टू, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली लीडिंग टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। ठीक है, तो शाह आलम टू का कार्यकाल क्या रहा था, 1759 से लेके 1759 से लेके 1806 तक रहा था। और इसी के समय में क्या हुआ था कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, और बक्सर की लड़ाई तो हुई ही थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी जो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाह आलम टू बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। देखिए, बैटल ऑफ बक्सर एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर में अवध, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, अवध, उसके बाद से अवध के नवाब रहता है। ठीक है, फिर बंगाल और फिर मुगल, ये तीनों एक तरफ से रहते हैं। ठीक है, और इधर से इंग्लिश रहते हैं, और इंग्लिश जो है, अंग्रेज जो है, वो इन तीनों को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद से ही ये फिक्स हो जाता है। देखिए, जो पानीपत की लड़ाई थी, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया, तो अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठाओं को हराया उसके बाद ये फिक्स हो गया कि अब जो मराठाओं के मन में ये आकांक्षा थी कि मुझे हमें दिल्ली की सत्ता पर राज करने का मौका मिलेगा, वो तो आकांक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो असंभव नहीं है। और बैटल ऑफ बक्सर जो होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं वो ये मतलब कि हो जाता है बैटल ऑफ बक्सर में जीत के बाद कि भाई अंग्रेज ही अब इस देश को चलाएंगे, अब अंग्रेजों का ही जो है सत्ता इस देश में चलेगा। ठीक है, तो आपको पता ही है अवध को, जो उसमें जो अवध का नवाब था उसमें नाम सुजा दौला, और बंगाल का जो उसमें नवाब था, जो उसमें लड़ाई में था, मीर कासिम। ठीक है, और मुगल एम्पायर आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इन तीनों की लड़ाई, इन तीनों को ये इंग्लिश डिफीट कर देते हैं, और इंग्लिश जो है हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है, हेक्टर मुनरो की लीडरशिप में लड़ाई को लड़ते हैं और तीनों को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव जीत थी, ये मतलब कि डिसाइसिव हार थी एक, मतलब कि जो भी इंडिया के राजा थे उनके लिए। और इसके बाद ही मतलब ये हो जाता है कि नहीं, अब यहाँ पे जो है अंग्रेजों का ही चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने भी शाह आलम टू के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। और शाह आलम टू के समय में एक और कांड हुआ था। शाह आलम टू के टाइम में दो राजा बन गए थे। एक ये भी क्वेश्चन आता है किस समय दो राजा बने थे, तो शाह आलम टू जो था वो बिहार में था उस समय। ठीक है, शाह आलम टू जो था उस समय वो बिहार में था। जो आलमगीर टू का जो सन था, और दूसरा जो था शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय जो था उस समय वो दिल्ली में था। तो उसने अपने आप को क्या किया था कि किंग घोषित कर दिया था शाहजहां तृतीय ने। लेकिन शाह आलम टू आता है बिहार से, उसके बाद इसको डिफीट कर देता है, इसको हरा देता है शाहजहां तृतीय को, और शाह आलम टू ही जो है उसमें राजा बन जाता है। तो शाह आलम टू के से दो ही सवाल आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ये आएगा कि 1761 में जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई हुई थी। एंड 1764 में जो है वो क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें मतलब कि अंग्रेजों ने मुगल, अवध और बंगाल तीनों के सुल्तानों को हरा दिया था। ठीक है,
अब जो है अगली चीज में हम देखेंगे कि शाह आलम को बाद में अंधा बना दिया जाता है और वो उसके बाद उसी तरह से उसकी जिंदगी चलती रहती है, इसमें कुछ खास है नहीं। अब अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है अकबर टू, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अकबर टू के बारे में। ठीक है, अकबर टू जो है ये सेकेंड सन ऑफ शाह आलम टू था एंड द फादर ऑफ द बहादुर शाह द्वितीय। ये फादर था बहादुर शाह द्वितीय के। तो हम देख लेते हैं कि शाह आलम टू जो था, अकबर टू जो था वो क्या करता है। तो ये बस इसने राजा का टाइटल दिया था, अकबर टू किया तो टाइटल रॉय टू द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय। मतलब कि इसमें स्थिति इतनी खराब हो गई थी मतलब मुगलों की, कि इनको मतलब कि अपने ही मतलब लाल किले से निकाला जा रहा था, मतलब इनको कंटिन्यूअस जो है वो मतलब परेशान किया जा रहा था अंग्रेजों को द्वारा। ठीक है, तो मतलब कि अकबर टू जो है वो बस इनका इसी नाम आता है कि इसने राजा की उपाधि दी थी, तो इसने दी थी और इसी ने इंग्लैंड भेजा था कि जाकर रानी से बोलिए कि हमारी स्थिति यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट किंग जो मतलब कि ये लास्ट जो सुल्तान मतलब मुगल एम्पायर के थे, ये है बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बहादुर शाह जफर जो हैं ये इन्होंने 1806 से लेके 37 तक, नहीं अकबर टू, वन सेकेंड, अकबर टू जो था 1806 से लेके 37 तक किया था। और ये सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1837 से लेके ये 57 तक, ये 57 तक यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1837 से लेके 57 तक बहादुर शाह टू ने रूल किया। एंड बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह टू वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, मतलब इनको लाल किले से भी निकाला जा रहा था। तो इनके बारे में बस एक ही चीज है कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसको इन्होंने लीड किया था। ठीक है, जिससे अंग्रेज बहुत नाखुश थे और मतलब इनके बेटों को ही मार दिया गया था और इनको रंगून भेज दिया गया था, जो अभी म्यांमार है प्रेजेंट में, वहां पे जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1862 में। तो ये है उत्तर मुगल काल, जहां से चार पांच क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुअज्जम कौन था। इसको जरा क्विकली हम लोग रिकैप करते हैं। मुअज्जम बहादुर शाह वन जो था वो मुअज्जम था, जो औरंगजेब का सन था। उसने मतलब कि बाकी अपने दो भाइयों को हरा के दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। ठीक है, इसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता था, साहेब बेखबर है। और उसके बाद इसमें जहांदार सा आता है, जिसे मतलब कि लंपट मूर्ख कहा जाता है, जुल्फिकार खां के मतलब मदद से ये सत्ता को प्राप्त करता है। तो ये सारे जितने भी चीजें बार बार इस वीडियो को देखिए और रिवाइज कीजिए। इसमें मैं करीब करीब 50 एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। ठीक है, उत्तर मुगल काल पे मैं 50 एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी